सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण अध्याय 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि भाषा और व्याकरण क्या होती है, भाषा के बारे में जाना। छात्रों, आज हम जानेंगे कि भाषा कैसे बनती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे ये लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ये एक पूरा वाक्य है, इससे मिलकर एक भाषा बनी हुई है। अब क्योंकि हमने पहले बताया कि वाक्यों से के मेल से भाषा बनती है, अब हम जानेंगे कि वाक्य कैसे बनता है। तो वाक्य की रचना कैसे होती है, इसमें हम देखेंगे। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये एक वाक्य है। क्या है? वाक्य। ऐसे ही कई वाक्य मिलकर कई वाक्य मिलकर भाषा बनाते हैं। अब ये वाक्य कैसे बना हुआ है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि राम एक अलग शब्द है, घर एक अलग शब्द है, जाता एक अलग शब्द है एक अलग शब्द है। इन शब्दों को अलग कर दिया गया। राम अलग हो गया, घर अलग हो गया, जाता अलग हो गया, है अलग हो गया। तो ये सभी क्या हो गए? शब्द हो गए। तो इन सभी शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य बना। अब ये शब्द कैसे बनते हैं? जो ये अलग अलग शब्द होते हैं, ये वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे रा है, तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो रा, यानी ये क्या हो गए? ये सभी अक्षर हो गए। क्या हो गए? अक्षर या वर्ण हो गए। तो हमने देखा कि वर्णों के मेल से शब्द बना और शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य बना। और इसी वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम और वर्ण जो होता है वो भाषा का मूल आधार होता है, इसी से सारी शुरुआत होती है। अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी अक्षर किसे कहते हैं। छात्रों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण अक्षर कहलाते हैं। यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे आ है, ई है, ऊ है, का है, खा है, ये है। और जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे लघुत्तम इकाई होती है। ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई जो मानी जाती है वो अक्षर ही मानी जाती है। इससे छोटी लघुत्तम इकाई कोई नहीं है और ना इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? तो इन वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए, आ के साथ, स्वर के साथ व्यंजन को लिख दिया जाए, जैसे आ के साथ का हो गया, फिर हो गया बड़ा, फिर गा हो गया, ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। जब वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होगा, क्रमबद्ध समूह होगा, तो उसे हम वर्णमाला का नाम देंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो अब हम समझ गए एक परिभाषा, एक ये भी हो गई कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हम आते हैं कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अलग अलग किताबों में इस संख्या के ऊपर अलग अलग मानक प्रकट किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 50 होती है, कुछ 49 मानते हैं, लेकिन जो सही संख्या है वो 52 की। इसका भी हम विस्तार पूर्वक बता देते हैं कि इसमें 52 कौन कौन से होते हैं। 52 में जो स्वर होता है उनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। इसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह 2 होते हैं। हिंदी
वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या सिर्फ 2 है। कितनी है? 2। ये 11 हो गए, ये 2। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन कुल मिलाकर 33 होते हैं, लेकिन इनके भी कई भाग हैं। जैसे 3 भाग होते हैं। एक स्पर्श, स्पर्श 25 होते हैं। फिर आता है अंतस्थ, वो 4 होते हैं। फिर ऊस माता, वो भी 4 होते हैं। इन 25, 4, 29, 7, 33, इन तीनों को मिलाकर 33 बनते हैं। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो संयुक्त व्यंजन कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल है 4। इसके बाद आते हैं अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त वर्ण, जो इनकी संख्या होती है वो सिर्फ 2 होती है। ये इस प्रकार है। एक जो ढा वर्ण होता है उसके नीचे एक बिंदी रख दी जाती है, और डा वर्ण जो होता है उसके नीचे एक बिंदी है। जैसे चढ़ना में हो गया, ढा का प्रयोग होता है, और लड़ाई में इस अड़ा का प्रयोग होता है। तो इनकी संख्या कुल मिला के जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 2 12, 1 आया, 1 1 2 3 5, कुल मिला के 52 हो गई। तो अब आपको वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या भी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जब वर्णों के भेद हुए तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला है भेद स्वर, दूसरा है व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। एक स्वर हो गया और एक हो गया व्यंजन। इस वीडियो में हम वर्ण के भेद के पहले भेद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरे भेद यानी व्यंजन के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस पर हम आ जाते हैं। पहले जानेंगे कि स्वर होता क्या है। स्वर उन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ध्यान से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या हमने अभी बताया ही कि 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब आते हैं जानने कि स्वर के भेद क्या होते हैं, क्योंकि हमारा जो अंतिम बिंदु था वो था कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। बहुत ध्यान से देखते रहिए। स्वर के भेद 3। कितने हो गए? 3। पहला होता है हर्षस्वर। हमारे साथ दोहराइए। हर्षस्वर, दीर्घ स्वर, और नेक्स्ट और मतलब लास्ट और अंतिम जो है, जो भी है, ये है पुलुत स्वर। क्या है? पुलुत स्वर। अब शुरुआत करते हैं हर्षस्वर से। किससे? हर्षस्वर से। इन स्वरों के उच्चारण में, जो हर्षस्वर है वो इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। यानी कितना कम समय लगता है? इसकी तुलना हम करते हैं कि 1 सेकंड का जो 5वां भाग होता है इतना समय मात्र लगता है। ठीक है? जैसे अ है। क्या है? अ। तो इसमें इसका उच्चारण करते समय 1 सेकंड का 5वां भाग लगता है। इतना कम समय लगता है। तो इन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात 1 सेकंड का 5वां भाग लगता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगता है, उन्हें हर्षस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है। कितनी होती है? 4। आ हो गया, ई हो गया,
ऊ हो गया और ऋ हो गया। इन्हें ही छात्रों मूल स्वर कहा जाता है, क्योंकि जो स्वरों में स्वर की संख्या हमने 11 बताई है, इन चारों को छोड़कर बाकी जो 7 हैं उनका निर्माण इन्हीं चारों से मिलकर हो जाता है, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अब हम अगले भाग के बारे में पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, ये इसकी विशेषता है। अब इसकी परिभाषा कैसे होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक पहचान इसकी और बता दें, क्योंकि कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 11 बताई गई और 4 हर्ष स्वर में आ गए तो बाकी बचे 7, तो संख्या हम निकालने का एक ट्रिक ये भी जान सकते हैं कि उनकी संख्या केवल 7 होती है, यानी लेकिन परिभाषा जो होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, इनकी तुलना में 2 गुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 7 बताई गई है। वो इस प्रकार है: बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये हो गए 7। अब आते हैं पुलुत स्वर। पुलुत स्वर की एक सिंपल डिफिनेशन है, साधारण परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा में 3 गुना समय लगता है, लगभग 3 गुने से अधिक का समय लगता है, उन्हें हम पुलुत स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। जैसे राम है, तो जब आप राम शब्द कहते हैं या ओम कहते हैं तो इसमें समय ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए जब इनकी समय ज़्यादा करते इसकी संख्या इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करके लिखते हैं। राम है या ओम है, ठीक। आपको ये भी बता दें कि पुलुत स्वर का जो प्रयोग है वो हिंदी भाषा में अब नहीं होता, पूर्णतया बंद हो गया है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। छात्रों, हमने इसमें आज इन सभी बिंदुओं को पढ़ा, वर्ण पढ़ा, वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पढ़ी, वर्णों के भेद पढ़े और स्वरों के भेद पढ़े। आज तक आज के इस वीडियो में अब इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में को लेकर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।